नमस्कार। आप सबको देश की आज़ादी की 77वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो। नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से अपना 10वां भाषण दिया और इस भाषण ने नरेंद्र मोदी को जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की कतार में ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का भाषण उस स्टेट्समैन की तरह था जिसकी आज उम्मीद की जा रही थी? क्या नरेंद्र मोदी आज लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे? और सवाल तो ये भी है कि इन 10 सालों में जो उन्होंने लोगों से वादे किए थे, जो नरेंद्र मोदी ने लोगों को उम्मीदें दी थीं, क्या वो पूरे हुए? और नहीं हुए तो फिर नरेंद्र मोदी में ये हिम्मत कहाँ से आई कि उन्होंने कहा कि अगले साल भी हम लाल किले पर झंडा फहराएंगे? क्या ये साहस था, दुस्साहस था, या वो डर था जिसने नरेंद्र मोदी को ये कहने के लिए मजबूर था? ये कैसा भाषण था? जब इसका मूल्यांकन आप करेंगे तो पाएंगे कि ये बेहद बेबस और लाचार ही भाषण नहीं था, बल्कि इसमें उतना ही खौफ था, तो दूसरी तरफ सत्ता लोलुपता भी साफ झलक रही थी। ये भाषण जितना उबाऊ था उतना ही अहंकार से लबरेज था। इस भाषण में नरेंद्र मोदी ने टारगेट ही विपक्ष को किया। ये पहली दफ़ा है शायद जब उन्होंने प्यारे देशवासियों को संबोधित नहीं किया, परिवारीजनों को संबोधित किया। और ये कमेंट था उस विपक्ष पर, उस इंडिया अलायंस पर जिस पर नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हैं। और 3 बिंदुओं पर वो बात कर रहे हैं: परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। क्या ये बातें दिल्ली के लाल किले से होनी चाहिए, या नरेंद्र मोदी ने इस भाषण को भी, इस अवसर को भी अपने चुनावी भाषण में तब्दील कर दिया? नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोल करके क्या वास्तव में सच साबित किया है कि विपक्ष में परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है और तुष्टीकरण है? जब नरेंद्र मोदी परिवारवाद बोलते हैं तो क्या उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया याद नहीं आते? क्या उन्हें एनसीपी के अजीत पवार याद नहीं आते? क्या उन्हें अमित शाह का बेटा नज़र नहीं आता जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है? और उसने कौन सा क्रिकेट में महारत हासिल की है, या साहब उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, या कौन सा वो प्रतियोगी एग्ज़ाम पास करके बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है? क्या राजनाथ सिंह के बेटे नहीं नज़र आते? बहुत सारे लोग जो आपको हिमाचल प्रदेश से लेकर के अनुराग ठाकुर, क्या उनको याद नहीं आते? लेकिन दरअसल ये जो गांधी परिवार का फोबिया है वो नरेंद्र मोदी को मजबूर करता है कि वो परिवारवाद का विपक्ष पर हमला करें। जब वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो क्या उसके दलदल में फंसे हुए वो अजीत पवार याद नहीं आते, जिनको उन्होंने अपने महाराष्ट्र की सरकार में शामिल करके डिप्टी सीएम बना दिया? वही नरेंद्र मोदी जो मध्य प्रदेश में जाकर के ये ऐलान करते हैं, सो कॉल्ड गारंटी देते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि एनसीपी के तमाम नेता 70,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त हैं और मैं गारंटी देता हूं कि वो जेल जाएंगे। लेकिन वो तो डिप्टी सीएम हो गए। हेमंता बिस्वा शर्मा, उन पर भी ढेर सारे आरोप थे। बंगाल के कई नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, उन पर भ्रष्टाचार के ढेरों आरोप थे। लेकिन भाजपा तो वो वॉशिंग मशीन है कि जो इधर से भ्रष्टाचारी डालिए, उधर से सदाचारी निकालिए। बस वो नरेंद्र मोदी की पार्टी का पट्टा अपने गले में डाल ले, वो सारे पापों से दूर हो जाता है। ये भाजपा ये वैतरणी हो गई है कि जिसको पार करते ही, जिसमें डूबते ही, जिसका आचमन करते ही सारे नेता पाक साफ हो जाते हैं।
और तुष्टीकरण को लेकर के नरेंद्र मोदी ने तो बड़ी मज़ेदार बात कही कि तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय की राजनीति को धक्का पहुंचाया है, सामाजिक न्याय को कमज़ोर किया है। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसके गुरु ने लाल कृष्ण आडवाणी ने मंडल के बरक्स कमंडल की राजनीति शुरू की थी। मंडलवाद वो कि जिसके जरिए पिछड़ों को आरक्षण मिला और उसके बाद एक बड़ी खेप निकल कर के आई जिन्हें सत्ता में हिस्सेदारी ही नहीं, सरकारी नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व मिला। यानी समावेशिता, समावेशी विकास और प्रतिनिधित्व ये राजनीति से लेकर के सरकारी नौकरियों तक प्राप्त हुआ। उससे चिढ़ तो आज तक नरेंद्र मोदी को है और उन्होंने आरक्षण जैसे बुनियादी अधिकार को डाइल्यूट कर दिया, उसे बेमानी बना दिया। एक तरफ तो लेटरल एंट्री के जरिए आईएएस जैसे बड़े नीति निर्धारक ओहदों को कहीं कारपोरेट के घरानों से, कारपोरेट के जरिए वो लेकर के आ रहे हैं। माने वहाँ उनको ज़रूरत नहीं है कि किसान मजदूर परिवारों के बेटे आकर के इस देश के नीति निर्माता बने। इस देश के गरीबों, वंचितों, दलितों और पिछड़ों के नौजवान पढ़ लिख करके आईएएस बन करके इस देश के नीति निर्धारक बने, ये नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं है और इसलिए उन्होंने लेटरल एंट्री के जरिए वहाँ पर लोगों को, अपने लोगों को, कारपोरेट के लोगों को, टेक्नोक्रेट लोगों को बिठा रखा है। वजीफे ख़त्म कर दिए, चाहे वो दलितों के हो, आदिवासियों के हैं, पिछड़ों के हों। उनके जो शिक्षण संस्थान है वो बर्बाद कर दिए। ये कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस बात को कहते थे कि शिक्षा के जरिए ही किसी भी समाज का, किसी व्यक्ति का उत्थान हो सकता है। और जो पिछले 60-70 साल में हुआ, जो दलितों और पिछड़ों, आदिवासियों के भीतर से जो एक मिडिल क्लास उभरा, जो एक बौद्धिक तबका निकला, जो एक नीति नियंता निकला, जिसने इस देश को दिशा दी, उसको ख़त्म करने के लिए अब शिक्षण संस्थानों पर ही हमले जारी हैं। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली का हो, या जामिया हो, या हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जहां रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की गई। इस भाषण में क्या था? नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे संबोधन में कहीं किसी नौजवान को याद नहीं किया, बेरोजगारी पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने क्या किसानों की आमदनी पर एक अल्फाज बोला है? उन्होंने तो वादा किया था कि 2022 तक आते आते हम किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे, लेकिन उन्होंने 3 काले कानून और लाद दिए थे। लेकिन उसके बाद 750 किसानों की शहादत के बाद वो काले कानून वापस लिए नरेंद्र मोदी ने, ये कहते हुए कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। क्या ये 750 किसानों की हत्या नहीं थी? और अगर ये हत्या थी तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? नरेंद्र मोदी ने तो पूरी तैयारी कर ली थी कि अपने चहेते उद्योगपतियों को, अंबानी और अडानी को, वो इस देश के किसानों के खेत दे दें और वो जो किसान है वो खेत मजदूर बन जाएं। लेकिन किसानों ने अपने संघर्ष और शहादत के जरिए वो अधिकार वापस लिए, उनकी बात आज नहीं की। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत हालांकि मणिपुर से की थी, लेकिन कितनी और क्या कहा कि मणिपुर में शांति लौटना ही एक समाधान है। लेकिन कैसे? नरेंद्र मोदी ने वहाँ के मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही वो आज तक वहाँ पहुँचे। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जो आज जहर फैला हुआ है, जो वैमनस्य है, उस वैमनस्य को ख़त्म करने के लिए और उनके लोगों के विश्वास को, परस्पर विश्वास को बहाल करने के लिए नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाने की ज़रूरत आज भी महसूस नहीं हुई। मुझे याद आता है जवाहरलाल नेहरू का 15 अगस्त 1948 का वो भाषण, जिसमें नेहरू ने सीधे तौर पर देश में सांप्रदायिक जहर की जो चुनौती थी उसके बारे में आगाह करते हुए कहा था कि सांप्रदायिक जहर ने देश का विभाजन किया तो दूसरी तरफ राष्ट्रपिता की हत्या की, और इस सांप्रदायिकता के जहर को ख़त्म किए बिना देश में कभी समृद्ध नहीं हो सकता।
जब तक देश में शांति नहीं होगी, सौहार्द नहीं होगा, एकजुटता नहीं होगी, तब तक देश में आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती। और ये नरेंद्र मोदी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये आंकड़ों का खेल है। जिस जीडीपी की रफ्तार के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो या राहुल गांधी हो, खड़गे हो, नीतीश कुमार हो, या कोई वो सामान्य सा व्यक्ति ही क्यों ना हो, भारत की इकोनॉमी को तीसरी अर्थव्यवस्था तो बनना ही है। और ये एक बार पहले भी हो चुका है, मनमोहन सिंह के समय पर, जब देश की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। हालांकि वो बाद में फिर से 10वें नंबर पर आ गई थी। जो डॉलर का भाव है इस समय रुपए के बरक्स 82 रुपये, अगर ये 60 पर आ जाए तो आज भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर आ जाएगी। ये जो जुमलेबाजी है, ये जो कारस्तानी है, हाँ, ये सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन इसका पर्दाफाश भी धीरे धीरे लोग कर रहे हैं। तो मोदी जिस इकोनॉमिक तरक्की की बात कर रहे हैं वो महज जुमलेबाजी है, लोगों को सपना दिखाना है। हकीकत में तो उसको होना ही है। ये महज लफाजी है कि मोदी की वजह से वो होगा, नहीं, इस देश के करोड़ों लोगों की वजह से वो होने जा रहा है। उसमें धक्का पहुंचा है पिछले दिनों, जब इस देश से लाखों लोग बाहर चले गए। इस देश में जो निवेश किया गया था वो तमाम कंपनियां इस बीच से निकल करके चली गई। और गुड़गांव में अभी जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, क्या उसके बाद जो विदेशी निवेश हुआ है वो कायम रहेगा या वो बाहर जाएगा? किसी भी देश में निवेश और आर्थिक तरक्की तब होती है समुचित रूप से जब देश में शांति हो, सौहार्द हो। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं कि उस सांप्रदायिकता के जहर की वो बात कभी नहीं करेंगे। उन साधुओं के द्वारा दिए गए भाषणों के नरसंहार की बात वो कभी नहीं करेंगे। आरक्षण के खिलाफ दिए जा रहे भाषणों की वो कभी बात नहीं करेंगे। जिस सामाजिक न्याय की उन्होंने बात की, जिस तुष्टीकरण की बात की, वो तुष्टीकरण क्या उनका नहीं हो रहा है कि जिन्होंने गोरक्षा के नाम पर इस देश में दलितों और मुसलमानों की खाल खींची है, लिंचिंग तक की है, उनके खिलाफ क्या हुआ? उनके लिए ये बुलडोजर कहीं काम नहीं करता। हालांकि बुलडोजर राज ही सबसे खतरनाक है। आज़ादी के नाम पर ये जो मिल रहा है उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन जहां किसी आदिवासी के मुंह पर कोई भाजपा का नेता पेशाब करता है तो उसके साथ क्या न्याय होता है? उसको क्यों फांसी नहीं होती है? वो इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के ऊपर मुंह पर पेशाब ही नहीं, उनको मल भी खिला सकता है, उनकी चमड़ी उधेड़ सकता है, उनको रोज अपमानित कर सकता है। लेकिन ये सत्ता तो नरेंद्र मोदी के हाथों में, उनकी मुट्ठी में है, और इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और ये हिम्मत है या डर है कि अगले साल भी वो देश में तिरंगा फहराएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालांकि पलटवार किया है कि वो लाल किले पर नहीं, अपने घर में तिरंगा फहराएंगे। ये जो भाषण था वो आत्ममुग्धता का ही नहीं, उसमें अहंकार भी था, लेकिन सत्ता लोलुपता तो साफ साफ उन शब्दों में टपक रही थी। क्या इस देश के लोग ऐसे भाषण को पसंद करेंगे? और उस लाल किले से जिसको खुद नरेंद्र मोदी की सरकार ने बेच दिया, जिसको गिरवी रख दिया, वहां से भाषण देते हुए देश में आर्थिक तरक्की की बात करना, तमाम पीएसयूज को बेच दिया गया जहां सरकारी नौकरियां मिलती थी। इस देश में निजीकरण को लागू करके और छोटे छोटे नौकरियों के जरिए लोगों की उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया जो अपने बच्चों को कलेक्टर, एसपी, इंजीनियर, डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखते हैं। अब वो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, ठेके पर नौकरियां कर रहे हैं और केवल गुजर बसर भर कर रहे हैं। ऐसे दौर में ले जाकर के नरेंद्र मोदी ने लोगों को पहुंचा दिया है। तो क्या वे लोग अगले चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का साथ देंगे? ऐसा लगता तो नहीं है।
शुक्रिया।